बसंतपुर गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपा और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। रूपा, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई काम मिले। अगली सुबह रूपा अपने पिता के घर जाती है। अरे बेटी रूपा, बड़े दिनों के बाद आई हो, आओ बैठो। आप कैसे हो पिताजी? अभी बैठने का समय नहीं है। बेटा मैं ठीक हूं, लेकिन तुम काफी परेशान लग रही हो। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं पिताजी, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। पिताजी, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। अब तो खाने के लिए भी 2 रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती है। अब आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर पिताजी, हमारे पास कोई साधन नहीं है। खेत है जिसमें कितना भी मेहनत कर लो कुछ नहीं उगता, और मजदूरी करने जाओ तो कोई काम नहीं देता। रूपा के पिता ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोला, बेटी, मेरे पास इस घोड़े के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छा इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। रूपा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये घोड़ा कहां से लाई हो रूपा? पिताजी ने दिया है, कहाँ है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर इस घोड़ा को लेकर हम क्या करेंगे? जी, पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हम इसका क्या करेंगे, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। हम जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। सुरेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। अच्छे दामों में सारी लकड़ियां बिक गईं। रूपा और सुरेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर सुरेश जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। ये सुरेश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वह लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में होगा, जब सुरेश गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें घोड़े को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे सुरेश के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं ये आवाज करके रूपेश और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो? मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं ताकि ये कोई आवाज ना करे।
दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांधने की कोशिश की, मगर बांध न पाया। इतने में रूपा की नींद खुल गई और उसे कुछ आहट सुनाई दी। सुरेश उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ रूपा? इतनी रात को कौन आएगा? रूपा और सुरेश दोनों जल्दी से घर के बाहर जाकर देखा कि दो लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं। दोनों नौकरों को रूपा और सुरेश के जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भाग गए। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो रूपा, मगर तुम्हें क्या लगता है यह दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वह साहूकार के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और सुरेश से कहता है, सुरेश, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। साहूकार के नौकरों के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण मुखिया कुछ नहीं करता और रूपा सुरेश दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने घोड़े का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब सुरेश रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर घोड़े के पास ही सोता। इधर साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। रूपा, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करें, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है रूपा, मैं ध्यान रखूंगा। सुरेश ने घोड़े के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। बाजार में साहूकार खड़ा था। उसकी नजर सुरेश के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है, वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वह सुरेश के पास पहुंचकर बोलता है, कैसे हो सुरेश भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती हैं। गांव वाले तुम्हारी लकड़ियां की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो? 200 रुपए लूंगा मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बचोगे ना? हाँ बिल्कुल हुजूर, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है। तब ठीक है, ये लो 200 रुपए और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। पैसे लेने के बाद सुरेश घोड़े को लेकर साहूकार के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, यह सोचते हुए रूपेश साहूकार के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद साहूकार सुरेश और घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। ऐसा कहकर सुरेश ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तभी लकड़हारे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 200 रुपए में सारी लकड़ियां बेची हुजूर। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। आप यह क्या कह रहे हैं? क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उस हालत में बेचेगा? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर।
मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। सुरेश बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना झोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। साहूकार लोगों के कहने पर लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया। जो साहूकार का प्रिय मित्र था, उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा साहूकार का हुआ। सुरेश, अब घोड़े पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सुरेश सरपंच से भी बहुत मिन्नतें करता है, पर सरपंच भी उसकी एक बात नहीं सुनते। बेचारा सुरेश अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुंचा। अरे ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? और हमारा घोड़ा कहाँ है? क्या बताऊं रूपा, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था, और आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। ये आप क्या बोल रहे हैं? सुरेश ने सारी बातें रूपाली को सुनाई। सारी बातें सुनकर रूपा ने अपने पति सुरेश की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, आप जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। अगली सुबह दुख के कारण सुरेश चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर रूपा बोली, लाओ वो 200 रुपए जो तुम्हें साहूकार ने कल दिए थे, वो रुपए मुझे दे दो। लेकिन रूपा, तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या करने वाली हो? मैंने बस सोच लिया है कि साहूकार को सबक सिखा के रहूंगी। मैं इस पैसे से एक घोड़ा किराए पर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। सुरेश से 200 रुपए लेकर रूपा बाजार की ओर निकल पड़ती है। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना, बेचारे बहुत परेशान हैं। कैसे भी करके मुझे इनकी परेशानी को दूर करना है, मुझे अन्याय से लड़ने की शक्ति देना। प्रभु, अब तो आप ही हमारा सहारा है। ये सोचते सोचते वह अपने पिता के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती हैं। पिताजी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। लेकिन बेटी, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम ही बताओ। पिताजी, मुझे सबसे पहले एक घोड़ा चाहिए और एक आदमी, क्योंकि अगर मैं बाजार में लकड़ियां बेचने जाऊंगी तो वो साहूकार मुझे पहचान लेगा और मेरे जाल में नहीं फंसेगा। बेटी, घोड़ा तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन किस इंसान को तुम्हारे साथ भेजूं? क्योंकि इस गांव के लगभग सभी लोगों को साहूकार पहचानता है। और तभी रूपा का चचेरा भाई मोहन आ जाता है। राम राम काका। अरे रूपा दीदी, तुम भी यही हो? अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई। रूपा और उसके पिता दोनों एक ही बात सोचते हैं कि मोहन को बाजार लेकर जाया जाए। अरे क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हो? मुझे देख खुश नहीं हुए क्या? अरे नहीं मोहन, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुमने तो हमारी मुश्किल हल कर दी। शायद हमारी मदद के लिए ही भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा। दीदी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। रूपा मोहन को साहूकार के बारे में सारी बात बताती हैं। दीदी, मुझे वह बेईमान साहूकार मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। बस तुम बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? रूपा अपनी योजना मोहन को बताती हैं और दोनों भाई बहन घोड़े पर लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचते हैं। बाजार पहुंचकर मोहन जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती में लकड़ियां ले लो। और रूपा दूर खड़ी देख रही थी। उस रोज भी वह साहूकार किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रहे मोहन की ओर देखा। वाह, भगवान ने आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। यह सब सोचकर साहूकार मोहन के पास पहुंचा।
क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 रुपए मालिक। महंगा सौदा है। क्या दाम कुछ कम नहीं करोगे? वैसे इस गांव के तो नहीं लगते हो। हाँ मालिक, मैं दूसरे गांव का हूं और सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। मेरी लकड़ियां बिल्कुल सूखी और बहुत ही अच्छी हैं। मंजूर है तो बोलिए। यह इंसान तो बहुत चालाक लग रहा है। खैर, कोई बात नहीं। इसकी जल्द अक्ल समझ में आ जाएगी। क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मगर लकड़ियां जिस हालत में है, उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मोहन मन ही मन खुश होता है कि जिस जाल में रूपा उसे फंसाना चाहती थी, उस जाल में वो फंस गया। अरे जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मोहन भी साहूकार से वही बातें बोलता है जो उसे रूपा ने सिखाया था। ठीक है हुजूर, बेच दूंगा। पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। मोहन की बात सुनकर साहूकार चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। अब देर ना कर, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चल। मोहन अपने घोड़े को साहूकार के पीछे पीछे लेकर चलने लगा। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। यह सब सोचते सोचते मोहन साहूकार के घर पहुंच गया। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? अब लकड़ियों के साथ ये घोड़ा भी मेरा है। चलो इसको अब खंभे से बांध दो। ओह हाँ, यह शर्त तो मैं भूल ही गया था। माफी चाहता हूं मालिक, अभी घोड़ा बांध देता हूं। और मोहन ने चुपचाप घोड़े को पेड़ से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। साहूकार अपनी धोती की जेब से पैसे निकालकर मोहन को देता है और तभी रूपा वहां आ जाती है। हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थी, उस हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे, और उस समय पैसे आपकी धोती में थे। इसलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काटकर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए। रूपा की बात सुनकर साहूकार के होश उड़ गए। ये तुम क्या बक रही हो? और तुम यहां क्यों आई हो? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। और हाँ, ये मेरा भाई है और ये घोड़ा भी हमारा है। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। रूपा जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। ये तो मेरा ही पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिए। साहूकार समझ गया था कि रूपा अपने पति के साथ किए गए धोखे का बदला ले रही है, और अगर लोग इकट्ठा हो गए तो वो भी रूपा का साथ देंगे। अरे टांग के बदले में तुम्हें ये घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 200 रुपए भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। और साथ ही साथ मैं तुम्हारे सारे कर्ज भी माफ करता हूं। मुझे अपना सबक मिल चुका है। रूपा साहूकार को सबक सिखा चुकी थी, इसलिए वो साहूकार को माफ कर देती है। ठीक है मालिक, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। आप मुझे मेरे दोनों घोड़े लौटा दीजिए, और हाँ, मैं आपसे लिए हुए पूरे कर्ज चुकाऊंगी। क्योंकि मालिक, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम गरीब बहुत खुददार होते हैं, किसी के हक के पैसे नहीं मारते। इसलिए ये 200 रुपए आप खुद रख लीजिए और हमारा कर्ज खत्म कीजिए। साहूकार से दोनों घोड़े लेकर रूपा और मोहन घर लौट जाते हैं। रूपा घर पहुंचकर खुशी खुशी सारी बात सुरेश को बताती है। रूपा, आज मुझे तुम्हारी होशियार पर बहुत गर्व हो रहा है। और मोहन, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने रूपा का साथ दिया। हाँ भाई, आज तू अगर समय पर ना आता तो मैं साहूकार को सबक नहीं सिखा पाती। तेरा बहुत शुक्रिया। दीदी, जीजा जी, आप लोग भी कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं आपका अपना नहीं? मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के कुछ काम आया। ठीक है, अब मैं चलता हूं।
सुन, तू एक घोड़ा साथ लेकर जा और पिताजी के पास छोड़ देना। वो उसे उसके मालिक को वापस कर देंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूं, तो तुम मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी सुनते हो, खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय, मैं भी चलता हूं, कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था तो आंख लग गई। हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूं, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है
तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है। बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है, इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है। आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूं। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा, ये लो। महाराज, ये किस चीज के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूं। आप ही इन्हें समझाओ, मैं घर जा रही हूं। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं।
मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है। तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगा आऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मुरली और मनोहर दोनों अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए।
अजी ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला।